वेलकम टू बैक नरेश कौशिक। आप सभी को नमस्कार। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मूल उद्देश्य बच्चों को समाज की समस्याओं का समाधान करने के योग्य बनाना है। इसलिए आवश्यक है कि स्कूलों का प्रदान किया जाने वाला ज्ञान है वास्तविक जीवन से संबंधित स्थितियाँ पैदा उसमें की जाए। समाधान विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समस्या का समाधान तर्क के आधार पर किया जाता है और इसमें विद्यार्थी मिलकर समाधान खोजते हैं। उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। कक्षा के कमरे में शिक्षक के नेतृत्व में विद्यार्थी की दी गई समस्या का समाधान खोजते हैं और समस्याएं प्रकृति में विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जब विद्यार्थी समाधान खोजने के लिए प्रश्नोत्तर करता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और बौद्धिक शक्ति का भी उसमें विकास होता है। यह विधि उद्देश्य आधारित होती है, उद्देश्य निर्धारित भी होती है। इस विधि की सफलता के लिए इसके प्रेजेंटेशन का अर्थात प्रस्तुतिकरण का और बच्चों द्वारा इसका समाधान करने की तैयारी पर विशेष रूप से यह निर्भर रहती है। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की। सीवी गुड महोदय हैं, वो कहते हैं कि समस्या समाधान विधि अनुदेशन की वह विधि है जिसमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है और समाधान की मांग होती है। अतः एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया समस्या समाधान विधि है जिसके द्वारा एक प्रमुख समस्या का समाधान छोटी छोटी समस्याओं के मिश्रित समाधान के द्वारा किया जाता है। सार रूप में हम समझें तो समस्या समाधान विधि में विद्यार्थियों के समक्ष कोई न कोई मुख्य समस्या रखी जाती है जिसका समाधान उसे खोजना होता है। दूसरा हम बात करें कि मुख्य समस्या कई छोटी छोटी समस्याओं से बनी होती है। तीसरा, छोटी छोटी समस्याओं के समाधान को मिलाकर मुख्य समस्या का समाधान निकाला जाता है। एंड लास्ट, विद्यार्थी इसमें प्रयत्न और भूल के द्वारा समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि की विशेषताओं के बारे में। चूंकि शिक्षक के द्वारा चुनी गई जो समस्या होती है वह विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। पहली विशेषता इसकी हम देखते हैं, वह है चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग। अर्थात समस्या चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, न तो अधिक कठिन हो न ही अधिक सरल होनी चाहिए, ताकि बच्चों को यह लगे कि बच्चों के समक्ष जो चुनौती है वो बढ़िया है, उसको वो अच्छे से प्रस्तुत कर सके और बच्चे उसका समाधान करने के लिए भरपूर प्रयत्न भी कर सके। दूसरा, सामर्थ्यानुकूल, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, यानी चुनी हुई समस्या बच्चों के मानसिक स्तर पर होनी चाहिए, मानसिक शारीरिक योग्यताओं के आधार पर होनी चाहिए, साधनों के अनुकूल होनी चाहिए, यानी बच्चों के सामर्थ्य के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरा है रुचिपूर्ण, इंटरेस्टिंग। समस्या प्रदान करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों की रुचियों को अच्छी तरह से समझे। समस्या रुचिपूर्ण होनी चाहिए ताकि बच्चे इस ओर आकर्षित हो सके। नेक्स्ट है उपयोगिता, यूटिलिटी, यानी प्रस्तुत समस्या में जो उपयोगिता का गुण होगा, क्योंकि उपयोगिता के बिना किसी विधि का कोई मूल्य नहीं होता। दी गई समस्या बच्चों को विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूक करे और उसका समाधान खोजने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है मानव की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह समस्या का चयन करते समय मानव की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित समस्या दे, क्योंकि सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इन सब में यह विधि उपयुक्त होती है और विद्यार्थियों को भूगोल शिक्षण के समय विद्यार्थियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है निश्चित स्वरूप वाली समस्या।
यानी समस्या बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ताकि समझने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो। सरल तथा स्पष्ट भाषा इसकी विशेषता होनी चाहिए। और कठिन अनिश्चित स्वरूप वाली समस्या से बच्चों की जो इंटरेस्ट है वो कम होता है, उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, तो उसकी सफलता के आसार कम होते हैं। नेक्स्ट है निश्चित समाधान वाली समस्या। यानी समस्या का चयन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समस्या का समाधान भी निश्चित हो। विद्यार्थियों को यहाँ पर विश्वास होना चाहिए कि वे किसी निश्चित समाधान तक पहुँचने के लिए सही दिशा में वे कार्यरत रहें, सही दिशा की ओर वे उन्मुख हो सके, सही दिशा की ओर जा सके। इसलिए समस्या का समाधान निश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट है विषय वस्तु पर आधारित, सब्जेक्ट बेस्ड होनी चाहिए। चूँकि समस्या विषय वस्तु पर आधारित होगी तो इसका सीधा सीधा संबंध कंटेंट के साथ में है कि स्पष्ट रूप से होना चाहिए। समस्या के साथ संबंधित कोई भी सामग्री सुगमता से प्राप्त होनी चाहिए। और अंतिम है अधिगम के लिए लाभदायक हो, सीखने में लाभप्रद हो। समस्या ऐसी हो जो विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करे, अर्थात अधिगम को प्रोत्साहित करे। समस्या उनकी रुचि को बढ़ाने में सहायक हो, उसके ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि के स्टेप्स के बारे में, चरणों के बारे में। समस्या समाधान विधि इस शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है जिसमें तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और दूसरी जिसमें तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, या यदि होता भी है तो बिल्कुल कम। केवल समस्या का समाधान पहले से ही पुस्तकों में उपस्थित होता है, जिसमें विद्यार्थी तर्क शक्ति का प्रयोग भरपूर और मस्तिष्कीय व्यायाम की उसमें आवश्यकता होती है। इसका पहला चरण है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। यानी समस्या का चुनाव करने के पश्चात शिक्षक का प्रथम कार्य इसे बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। और अगर हमारा तरीका प्रेजेंटेशन का अच्छा होगा तो निश्चित रूप से बच्चों की वह चीज़ समझ में आसानी से आएगी। इसके लिए शिक्षक को सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों में रुचि पैदा की जा सके। और शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेजेंटेशन इस प्रकार से करे ताकि बच्चे मानसिक और बौद्धिक रूप से भी उस समस्या के लिए तैयार हो जाए, ताकि वे उसका समाधान खोजने का प्रयास कर सके। दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करना। प्रस्तुतिकरण के पश्चात समस्या के समाधान की परिकल्पना की जाती है और सूची तैयार की जाती है कि समस्या जो उपयुक्त समाधान खोजने के लिए पूर्व आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और संगठित करके उसका मूल्यांकन भी करती। यानी हमें इस प्रोसेस को किस प्रकार से आगे ले जाना है उसकी पूरी हाइपोथेसिस हमारे माइंड में होती है, उस परिकल्पना का निर्माण हमें करना होता है, यानी उसकी योजना हमें बनानी होती है। नेक्स्ट है आंकड़ों को एकत्र करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। शिक्षक का विद्यार्थी को क्रमवार आंकड़े एकत्र करने के लिए कहता है और विद्यार्थी इस कार्य में शिक्षक की बहुमूल्य सहायता ले सकते हैं। वे आंकड़ों को एकत्र करने के लिए पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, संसाधन सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों का संगठन। एकत्र किए गए जो आंकड़े हैं उनको क्रमानुसार किया जाता है, फिर विद्यार्थी अपनी तर्क शक्ति का इसमें प्रयोग करके आवश्यक सामग्री को संगठित करते हैं तथा शेष सामग्री को त्याग देते हैं। इसके पश्चात उन सभी आंकड़ों का सही ढंग से एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और विद्यार्थी को इस चरण में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि उसे समस्या के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना होता है। अगला है निष्कर्ष निकालना। आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष निकालना होता है। इस चरण में बच्चों को निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं है कि पूर्ण आज़ादी। ऐसा नहीं है कि शिक्षक को आवश्यकता पड़ने पर उसकी समाधान भी नहीं करे, या उसे आवश्यकता ही नहीं पड़े कि शिक्षक से हम समाधान कुछ पूछ सकें, तो इतनी स्वतंत्रता भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, निष्कर्षों का सामान्यीकरण।
प्राप्त निष्कर्षों की उपयोगिता का परीक्षण करने के पश्चात उसका असामान्यीकरण किया जाता है, उसका साधारणीकरण किया जाता है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी समस्या समाधान विधि के निष्पक्ष और व्यापक विचारधारा वाले रहें। अगला है रिकॉर्ड रखना। इस विधि के अंतिम चरण में प्रत्येक विद्यार्थी प्रस्तुतिकरण से निष्कर्ष निकालने तक का रिकॉर्ड तैयार करता है, और ये रिकॉर्ड भविष्य में उसका नेतृत्व करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। यानी शुरू से जब हमने समस्या के समाधान की बात की, समस्या क्या है उसका चयन कर लिया, तब से लेकर के एंड तक उसका रिकॉर्ड हमारे पास में होना चाहिए। आने वाली समय में जब इस प्रकार की कोई समस्या संबंधित हमारे सम्मुख होती है तो उसका समाधान हम किस प्रकार से कर सके, उसके लिए हमारे पास में रिकॉर्ड आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि के लाभ की। पहला है उद्देश्यपूर्ण। यह उद्देश्यपूर्ण विधि है, विद्यार्थियों को उद्देश्य प्रदान करती है कि जिस कारण बच्चों में रुचि पैदा होती है वह प्रत्येक समस्या का समाधान धैर्य से करते हैं। दूसरा, जीवन से संबंधित होनी चाहिए। यानी शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन जीने का प्रशिक्षण और मनुष्य के जीवन की समस्याओं को सुलझाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, तुलना करने के लिए और उत्तम का चुनाव करने का अवसर प्रदान करती है। सीधे सीधे जीवन से संबंधित होती है। हमारी एजुकेशनल समस्या हो सकती है, हमारे जीवन की सामाजिक समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, इसलिए यह सीधा सीधा जीवन से संबंधित होती है। तीसरा, विद्यार्थी केंद्रित होती है। यह विधि हर पक्ष से विद्यार्थी केंद्रित है, क्योंकि इसमें निष्क्रिय श्रोता विद्यार्थी नहीं बनते हैं, बल्कि उनको व्यस्त एवं सक्रिय रखा जाता है, और इसमें समस्या का चयन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, मानसिक और बौद्धिक योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित। यह विधि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है, क्योंकि शिक्षक संपूर्ण प्रक्रिया में बच्चों का निरीक्षण यहाँ पर करते रहते हैं, जिनसे कि वे पढ़ाई में पिछड़ते नहीं हैं। इंडिविजुअली उन सब पर यहाँ पर फोकस रहता है। नेक्स्ट है प्रेरणादायक। इस विधि में बच्चों के समक्ष चुनौतीपूर्ण समस्या रखी जाती है और इसका योग्य समाधान खोजना यहाँ होता है। तो यह विधि विद्यार्थियों में मानसिकता का विकास करती है और उनकी प्रेरणा शक्ति को भी यहाँ पर बढ़ाती है। आपस में जब विद्यार्थी ऐसा विधि में कार्यरत रहते हैं तो एक दूसरे को देख करके वे मोटिवेट होता है और उनमें प्रेरणा शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है अच्छी आदतों का विकास। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में योजना बनाने, तर्क करने, चिंतन करने, इन सभी आदतों का विकास होता है। उनको खोज करने में, सामग्री ढूंढने में, निष्कर्ष निकालने के साथ साथ मूल्यांकन करने के लिए भी प्रेरित करती है, और इससे बच्चे में, बालक में स्वाध्याय की आदत का भी विकास होता है। नेक्स्ट है स्थायी और प्रभावशाली ज्ञान। इस विधि के द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी होता है, प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें स्वयं करके ज्ञान प्राप्ति होती है और इसके द्वारा किया जाने वाला ज्ञान का क्षेत्र भी विशाल होता है। और जो ज्ञान करके सीखना सिद्धांत पर आधारित होता है, स्वयं के द्वारा अगर करा गया है तो वह निश्चित रूप से स्थायी होता है। नेक्स्ट है क्रिया आधारित। जब विधि क्रिया आधारित है, इसमें बच्चे समस्या का हल खोजने के लिए सक्रिय रहते हैं और वे मुख्य समस्या के साथ साथ संबंधित छोटी छोटी समस्याओं का हल भी खोजने के लिए आंकड़े एकत्र करके विश्लेषण करते हैं और फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए क्रिया आधारित है, यहाँ पर क्रिया करते रहते हैं। अगला है तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सहायक। समस्या समाधान विधि तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी यह बात समझते हैं कि प्रत्येक समस्या का समाधान हमें तर्कपूर्ण निर्णय लेने में ही छिपा होता है। अगला है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध में निकटता। यानी जब समस्या समाधान विधि में शिक्षक प्रत्येक चरण में विद्यार्थियों का यहाँ पर नेतृत्व होता है, और जब विद्यार्थी से कोई कठिनाई होती है तो शिक्षक की सहायता भी प्राप्त करते हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थी का वहाँ कम्युनिकेशन बहुत इजी वे में होता है, दोनों में निकटता आती है, तो उससे शिक्षक और शिक्षार्थी के जो संबंध होते हैं वो भी मजबूत बनते हैं। अगला है आत्म अनुशासन।
समस्या समाधान विधि के द्वारा शिक्षक को अनुशासन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस विधि में बच्चे स्वयं समस्या का समाधान खोजने में जुटे हुए रहते हैं और शिक्षक को केवल उसका नेतृत्व भी करना होता है। इसके बाद बच्चे स्व अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। अब हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि की हानि। सबसे पहला है अधिक समय लेने वाली, टाइम कंज्यूमर। समस्या समाधान विधि लंबी विधि है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को आंकड़े एकत्र करने में, विश्लेषण करने में जैसी जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं स्वयं से करनी पड़ती हैं, और इस विधि की तैयारी के लिए शिक्षक को भी काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, तो समय अधिक लगता है। दूसरा, योग्य शिक्षकों की कमी होती है कि इस विधि का जब प्रयोग केवल एक योग्य शिक्षक कर सकता है, क्योंकि समस्या के चुनाव से लेकर के समाधान तक शिक्षक को कई विशेष तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है और बहुत कम शिक्षक ही इस कला में कुशल होते हैं, इसलिए यहाँ पर योग्य शिक्षकों की भी कमी होती है, ये भी इसकी मुख्य कमी है। तीसरा, अच्छी पुस्तकों की कमी होती है, क्योंकि कई समस्या ऐसी भी होती हैं जिनके लिए कई प्रकार की योग्य संदर्भ पुस्तकों का रेफरेंस जो हमारी बुक्स होती हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है, और हर जगह रेफरेंस बुक उपलब्ध नहीं होती है। अच्छी पुस्तकों की कमी के कारण विद्यार्थियों को सारी विषय सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, और इसके अतिरिक्त विद्यालय और महाविद्यालय में भी, पुस्तकालय में भी अच्छी लाइब्रेरी, रिच लाइब्रेरी की कमी रहती है, तो अच्छी पुस्तकों की कमी वहाँ पर अनुभव की जाती है। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं की कमी। इस विधि में मानसिक क्रियाओं की बहुलता होती है, लेकिन शारीरिक क्रियाओं की कमी होती है। मानसिक रूप से तो बच्चे तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन फिजिकली रूप से नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों की मानसिकता भिन्न भिन्न होने के कारण कई बार बच्चों के दिमाग पर अधिक बोझ पड़ता है, और उसके परिणाम स्वरूप शारीरिक क्रियाओं की कमी के कारण शारीरिक विकास में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है संतोषजनक परिणामों में कमी। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो संतोषजनक परिणाम देने में बाधा उत्पन्न करती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे असंतुष्ट होते हैं और उनके उत्साह को गहरी चोट पहुंचती है, और यह शिक्षण प्रक्रिया के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती है। अगला है छोटे बालकों के लिए लाभदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटे जब बच्चे इस समस्या को अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं, और जब तक समस्या को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो वह उससे संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं कर पाएंगे। वे केवल मूक दर्शक यहाँ पर बन करके रह जाएंगे, क्योंकि मानसिक स्तर के अनुसार, उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार शिक्षा का चयन किया जाता है, तो छोटे बालकों का जो स्तर होता है वो कम होता है, तो यहाँ छोटे बालकों के लिए लाभदायक नहीं हो पाती, परिणाम वहाँ पर संतोषजनक हमें नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट है व्यवहारिकता की कमी। बच्चों को किसी भी समस्या का उत्तरदायित्व सौंपना कोई व्यवहारिकता नहीं होती है। समस्या का समाधान खोजने के लिए काफ़ी उच्च मानसिकता की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बच्चों में, आम बच्चों के लिए संभव या नहीं हो पाता, क्योंकि सभी बच्चे व्यवहारिक नहीं हो पाते। नेक्स्ट है नवीनता की कमी। इस विधि में नवीनता की कमी है, क्योंकि बच्चे पुरानी वस्तुओं या विधि की और अधिक रुचि नहीं लेते। उनको आकर्षित करने के लिए नवीनता की आवश्यकता होती है। और अंतिम है अति विश्वास और कॉन्फिडेंस, क्योंकि कक्षा में जब दी गई समस्या होती है तो वह सरल होती है और जिसका समाधान बच्चे ढूंढ लेते हैं। तो जीवन की समस्याएं जटिल होती हैं, परंतु बच्चों को कई बार और कॉन्फिडेंस होता है, स्वयं पर कुछ अधिक ही विश्वास हो जाता है, और वे स्वयं को इन जटिल समस्याओं का समाधान खोजने के लिए समझने लग जाते हैं। तो और कॉन्फिडेंस जहाँ पर होता है, निश्चित रूप से वहाँ उस कार्य की सफलता के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए यह विधि अति विश्वास को और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देती है, यह भी इसका मुख्य दोष है। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।